अभी जो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसको पूरा निचोड़ के हर टॉपिक से हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिजिक्स एक कहानी के रूप में है। हाँ, शुरुआत का पार्ट नहीं छोड़ सकते वरना बेडकर नहीं आएगा और अंदर तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ परेशान होता है? तो इसको ना दो हिस्सों में तोड़ दो अपने दिमाग। मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले प्रॉब्लम अलग होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए जेईई मेंस 2025 का एनालिसिस। मेरे साथ है अक्षय सर, मैं हूँ रोहित मालो। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फिजिक्स। तो बहुत ही बढ़िया एनालिसिस होने वाला है, क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल सर, अभी जो जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट हुआ था उसको पूरा निचोड़ के हर टॉपिक से हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपको किन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कुछ रोचक तथ्य भी। हाँ, सर आज हम चैप्टर्स के बारे में आपको बताएंगे। सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे गए हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही कम थ्योरी है सर उनकी, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहां से और पूछे उनसे गए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे हैं। तो जो ट्रेंड एनालिसिस है उसको बिल्कुल देखना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। तो बने रहें हमारे साथ, हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। मोशन के इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं सर। बिल्कुल। एक चीज आपने सर जनवरी के सेटअप में तो क्लियर हो गई है कि जो टॉपिक वाइज बच्चे प्रिपरेशन करके जाते हैं वो तो इस बार उन बच्चों को तो फेल हो गए। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी इस बार फेल हो गई है। तो आपको ये सोच के जाना है कि क्वेश्चन कहीं से भी कितने भी आ सकते हैं। मेरा सर ये कहना है, आजकल अपन जो क्लासेस ले रहे हैं उसके अंदर बहुत बढ़िया रिवीजन चल रहा है बच्चों का, जेईई मेंस के अटेम्प्ट के लिए भी और एडवांस के लिए भी जो चल रहा है। पर्टिकुलरली जेईई मेंस के लिए बच्चे पूछते हैं सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं कहा कि भाई देखो ऐसा है, सिलेबस पूरा आना चाहिए। हाँ, पूरा आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स तो मिनिमम आपको आने चाहिए। किस चैप्टर से आपके टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, किस चैप्टर से आपके इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये कह नहीं सकते हैं। अभी भी हमारे पास समय है और आपके ऑनलाइन यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोशन के चैनल पे भी लगातार रिवीजन हो रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स। रीस्टार्ट सीरीज हमने 2.0 शुरू कर रखी है, उस पे भी काफी अच्छा जो है रिवीजन हो सकता है। आप फटाफट वहां पे जाइए और उन वीडियोस को भी जरूर से देखिए। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ जी सर। तो यहाँ पे अब क्योंकि सिलेबस तो पूरा हो ही चुका है, हाँ, तो सीक्वेंस में जाने से अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड उन 4 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, वो पूछे गए हैं एसी सर्किट या तो एलआर सर्किट होगा, इंपेडेंस के सिंपल सवाल वहां से पूछे। यूजुअली यहीं से ही मेनली आते भी हैं। पावर वगैरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उनसे भी रिलेटेड है, आरएमएस से भी रिलेटेड है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम आरएलसी सर्किट या प्योरली आर और एल को कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्टेड अपन को आना चाहिए। इसी देखो छोटा चैप्टर है, पूरा करना आना चाहिए। इम्पिडेंस क्या है, जेड क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, सब पता होना चाहिए। एकदम बेसिक सवाल आए जिसमें आपको ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत तो क्या हम ऑल्टरनेटिंग करंट पे टिक लगा दें कि करके जाना है? ये बिल्कुल आपको करके जाना है। बिल्कुल, ये मैंडेटरी है। चलिए, अगला जो है कैपेसिटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी। अगर देखेंगे तो साइंस के अगर आप थोड़े करीब जाते हैं, आजकल बैटरी टेक्नोलॉजीज भी वगैरह इस तरह से डेवलप होने वाली हैं कि भाई कैपेसिटर का कैसे यूज करें, उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करें ईवीज के अंदर। चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिसिन हो, जैसे डेफिब्रिलेटर्स होते हैं या फिर फ्लैश लाइट फोटोग्राफी होती है, वहां पे भी कैपेसिटर्स का यूज काफी हद तक किया जाता है। थोड़ा मैं मानूंगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो कैपेसिटर वाला पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, थोड़ा एनर्जी से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एप्लीकेशन इसके अंदर आता है। तो कहाँ से आए हैं सर? इसमें आप देखिए सर, कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन से 3 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन जो हैं अपना सिंपल सर्किट प्रॉब्लम से हैं, स्विच एनर्जी वाले जो नॉर्मल सवाल होते हैं। आरसी सर्किट से भी सर बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अंदर स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस हैं। हालांकि जो टाइम डिपेंडेंसी है वो इतना ज्यादा उन्होंने टच नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका लंबा अपन ने केवीएल लगाकर जो डिराइव करते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और जो उसका एप्लीकेशन है वो एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मानते हैं। पर जेईई मेंस के अंदर आप शुरुआत में क्या होता है, इनिशियली t इक्वल टू 0 पर t टाइम्स टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, और एकदम सिंपल से सर्किट पूछे गए जो मुझे लगता है कि आप लोगों से हो ही जाएंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में जो कंफ्यूजन होता है, एक ही सवाल आया है, वो भी आसान सा ही था। लेकिन डाइलेक्ट्रिक करके जाना है बेटा। ठीक है, वो कभी कभी किसी जगह पर कम पूछा गया है, लेकिन कहीं जगह पर वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पूरे मान लेते हैं कि अप्रैल के अटेम्प्ट में हर जगह पर डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास जो कि 11th का
टॉपिक है, अगर हम देखें तो सर मैकेनिक्स का एक जान माना जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा चैप्टर है जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स को एंड पॉइंट मास के जो वर्क पर एनर्जी हम पढ़ते हैं, एनएलएम पढ़ते हैं, उनका एक ब्रिज है जो इन दोनों टॉपिक्स को कनेक्ट करता है। मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल जो फिजिक्स में है। देखो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि 11th के चैप्टर से मैं ये छोड़ देता हूँ फिर मैं 12th की कर लेता हूँ, क्योंकि 12th के अंदर सेम कॉन्सेप्ट आता है। फिजिक्स का एक कहानी के रूप में है, शुरुआत का पार्ट नहीं छोड़ सकते वरना बेडकर नहीं आएगा और अंदर तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। बिल्कुल सही बात है ना। तो इसमें आए सर कैलकुलेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द एन पार्टिकल्स, यानी कि सिंपल कैलकुलेशंस वाला है पार्ट। कैविटी प्रॉब्लम्स वगैरह से रिलेटेड अगर देखें तो दो क्वेश्चन इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो कोलिजन और मोमेंटम कंजर्वेशन वाला पार्ट है उससे भी क्वेश्चन आए। हालांकि 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में देखेंगे तो चलो ठीक है क्वेश्चंस कम मिले, लेकिन अगर आप 2024 या 23 का ट्रेंड देखेंगे तो काफी क्वेश्चन सेंटर मास से पूछे गए थे। मोमेंटम कंजर्वेशन, वही पेंडुलम का ऑब्जेक्ट से टकराना, फिर पेंडुलम भी उधर की तरफ जाएगा, कितनी हाइट तक राइज होता है, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे ना जो बच्चा सबसे ज्यादा घबराता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की परिभाषा में। जैसे ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक वेज है, इस वेज से आके एक बॉल इस तरीके से आके टकराया तो ये ब्लॉक वेज इधर जाएगा, बॉल कैसे जाएगी। ऐसे क्वेश्चन जी में नहीं पूछ रहा है, नहीं आ रहे, एंड जे एडवांस में नहीं पूछ रहा है, नहीं एडवांस में ऐसे क्वेश्चन से अगर आपके वीक हैं, ये ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अपन थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस ही कर रहे हैं, जिससे अपन को थोड़ा सा जायजा मिले, कॉन्फिडेंस मिले दैट इतना तो अपन करके जाएंगे, फिर उसके बाद भगवान आपकी बिल्कुल मदद करने वाला है। बिल्कुल ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास, अच्छा इन 4 क्वेश्चंस के अलावा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास से कोलिजन का यूज आगे इलेक्ट्रोस्टैट्स या फिर मैग्नेटिज्म के अंदर रोटेशन में भी हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है अपने सर्कुलर का यूजुअली कम ही आ रहे हैं सर। सर्कुलर का पार्ट वर्क एनर्जी पावर के साथ में अगर क्लब करेंगे तो फिर भी थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लब हो सकता है, रोटेशन में तो चलो सर्कुलर के बिना रोटेशन में आपको ज्यादा कर नहीं पाओगे। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स आएंगे तो हो जाएगा काम। जैसे कि कर्व्ड पाथ वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमेशा से जेई मेंस के लिए पूछता है, हमेशा पूछता है बेटा, है ना, कि भाई पेंडुलम के रूप में इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो घूमने वाला होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है डायनामिक्स पे है, तो एक सवाल आप इस पे मान लीजिए और एक सवाल आप इस पे मान लीजिए। एसी एटी पता होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल फोर्स एनालिसिस पता होनी चाहिए आपको, ये क्वेश्चन नहीं रुकेगा। हो जाएगा भाई, ठीक। कंस्ट्रेंट मोशन और एनालॉग फ्रिक्शन, क्या कहेंगे सर आप? इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ज्यादा 2 सवाल पूछे गए हैं, इतना ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन क्या हम इसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कारण ये है कि यही तो ABCD ऑफ फिजिक्स माना जाता है। यहीं से ही आगे पूरी मैकेनिक्स चलती है। इवन सर्कुलर के अंदर वर्क एनर्जी पावर में सेंटर ऑफ मास और कोलिजन और रोटेशन, एसएचएम सब में FBD की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स जो है, काइनेमेटिक्स को भी मैं नहीं मानता हूँ, एनएलएम फ्रिक्शन को ही मानता हूँ। प्योरली इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली कर सकते हैं बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, नीड नॉट टू वरी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर PYQs आपने सॉल्व कर लिए, मोर देन इवन आप तो एडवांस के PYQs भी देखो यार, इसमें टफ सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। वो 20 साल पहले जो इतने मुश्किल 50 पुलिस लगा के 2 स्ट्रिंग लगा के पता नहीं क्या क्या करवाया जाता था, वैसे सवाल रिसेंट ईयर्स में नहीं आ रहे हैं। आप 10-15 साल के जितने भी क्वेश्चन से उठा के देख लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th क्लास। ये लगभग सभी बच्चों का स्ट्रांग भी होता है सर। अगर किसी को किसी से पूछेंगे कि बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी कमजोर तो नहीं, मैं वो सर वो आता है। हाँ, सर्किट कहीं ना कहीं बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है एंड क्वेश्चन भी उससे अच्छे खासे पूछे कहीं ना कहीं पर बच्चे सर, मेरा मानना बस ये कि KVL को वो थोड़ा सा ओवर हाइप अपने दिमाग में रख देते हैं। बिल्कुल। उससे बेटर KCL लगाकर कर ले, नोडल एनालिसिस है, ठीक है। KCL लगाकर आप जंक्शन वाला जो पॉइंट का अपना मेथड है उससे अपन काम कर सकते हैं। और तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो ट्रिक्स होती हैं छोटी मोटी सी, अच्छा उसमें भी सर सीरीज पैरेलल या व्हीटस्टोन ब्रिज, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल सर्किट्स, एसिमेट्रिकल सर्किट्स भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। और नहीं स्टार डेल्टा इस बार तो बहुत ही ज्यादा इजी पूछे थे, बहुत ज्यादा इजी। मतलब कि 3 पैरेलल में 2 सीरीज में बताओ क्या इक्विवेलेंट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन बता दो उसमें, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है। मैं तो इसको इजी घोषित करता हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घोषित करता हूँ फॉर जेईई मेन सर। ये सबको आना चाहिए बच्चों को। और इसके अंदर देखा गया तो गैल्वेनोमीटर वगैरह, एमीटर वगैरह के भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है बेटा, कन्वर्जन वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन बेसिक्स जरूर पढ़ के जाना, नोट्स जरूर पढ़ना है, बिल्कुल, है ना। अच्छा इसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल आसान है, ये कर लेना। ये तो ओम्स लॉ का जो डिपेंडेंसी है ये कर लेना। रही बात इसमें एक क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वर्ड यूज हो गया,
अच्छा तो अच्छा। बच्चों को लगा कि सब पोटेंशियोमीटर तो सिलेबस के बाहर हम पढ़ के नहीं गए, छोड़ दिया। हालांकि उसमें पोटेंशियोमीटर सर्किट जैसा कुछ भी नहीं था, एक वायर था जिसको आपको सिंपली सॉल्व करना था। तो ऐसे डरना मत यार कि पोटेंशियोमीटर वर्ड अगर दिख भी जाए कहीं पे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आसानी से सिंपल 10th क्लास के फिजिक्स लगा के वो सॉल्व हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़िए सर। चलिए नेक्स्ट है अपने पास इलास्टिसिटी थर्मल एक्सपेंशन। इलास्टिसिटी थर्मल जी एक्सपेंशन। हाँ। इलास्टिसिटी कॉमा लगा दें भले थोड़ा सा, हम मानते हैं तो यहाँ पे जो देखिए 3 मेजर चीजें होती हैं, एक होता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो उसमें आप ये मान के चलो कि 90% सवाल आपका यंग्स मॉडुलस से फंसता है, बिल्कुल। एंड हुक्स लो ऑलमोस्ट पढ़ के जाओ। 10% सवाल हाँ। बल्क मॉडुलस से आता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से ऑलमोस्ट ना के बराबर बिल्कुल। अगर देखा जाए क्वेश्चन 100 आता है। में से देखेंगे तो 2 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, हाँ। बाकी क्वेश्चन इनके मिलेंगे, हुक्स लॉ वगैरह। थर्मल एक्सपेंशन का जो थर्मल स्ट्रेस है उसका कंपैरिजन बहुत इजी सा होता है, बहुत easy सा सवाल। ठीक है, वी कैन डू दिस। ठीक है, तो ये बच्चे कर लो। छोटा आप, सा ठीक है? चैप्टर है। हाँ, अब जैसे मुझे इसमें ख्याल से आप देख 2-3 सकते हो कि लेक्चर जैसे में 3 क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो ये 3 क्वेश्चंस मतलब ये प्योर क्वेश्चंस हैं कि इसके आए हैं किसी बोल सकते हैं कि शिफ्ट में आए हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आए हैं। क्योंकि देखो ये जो इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट, कहीं ना कहीं पर जो पेपर सेटर होते हैं इनको ना कंबाइन करके अपने दिमाग में पेपर सेट कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि अच्छा 3 ही आएंगे कि सर, हाँ, कभी आए चैप्टर कभी नहीं छोटा आए। है तो आपको प्रिपेयर करने में टाइम उतना लगेगा भी नहीं। ठीक, अगला है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस। इम्पोर्टेंट तो है पर बच्चों को सर इसमें थोड़ी घबराहट सी होती है। ठीक है, हालांकि बच्चों इसमें ना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखो कि मूविंग रॉड का सिंपल फॉर्मूला होता है, रोटेटिंग रिंग और डिस्क का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बी ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 वगैरह। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन को इसको ना केवल और केवल है ना थोड़ा दिमाग को शांतिपूर्ण तरीके से रखकर, और 1-2 घंटा भी अगर आप अपने नोट्स या फिर इवन मैं आपको बताता हूँ रीस्टार्ट 2.0 के अंदर ही मैंने कवर भी किया है, और उसको अगर आप देख लेते हैं तो एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ये एक रिकमेंडेशन है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इस पे ना करें, नहीं बनते। केवल फॉर्मूला बेस्ड जरूर करें। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए इसके, आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या किस तरीके से इसके अंदर आपके फेरेडेज लॉ हैं, लेंज लॉ जो थ्योरेटिकल लॉ है इसके बारे में पता हो तो बेहतर रहेगा। मतलब फॉर्मूला बेस पे सवाल आ रहे हैं, जितने टफ सवाल होते हैं वो तो कोई बना ही नहीं रहा इनके ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीजें आप करके चल जाएंगे और सिंपल सर्किट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही चीजों को यहाँ पे भी यूज कर देते हैं, वो EMI का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बनने लायक सवाल है बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है 7 सवाल। ये एक बहुत ही आई ओपनर होगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आए हैं। 12 हाँ 12 क्वेश्चन मतलब कि अगर हर शिफ्ट की एवरेज बिठाएं तो 2 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मिल जाएंगे। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इन दोनों को मिलाकर अगर देखें सर, EMI और EM वेव को मिलाकर अगर देखें तो सर 18-19 क्वेश्चन, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। और अपन को इसके ऊपर फोकस जरूर रखना चाहिए। अच्छा, EMI टफ लगता है, उसको अपन पढ़ाते हैं 8-10 लेक्चर्स में। EM वेव को अपन पढ़ाते हैं 2 लेक्चर में। हाँ, उसमें इवन और ज्यादा लेक्चर्स लग जाते हैं क्योंकि उसमें थ्योरी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में थ्योरी कम है, फॉर्मूलेज हैं 4-5 गिनती के फॉर्मूले। एनर्जी डेंसिटी आपको याद रखनी है, आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का कन्वर्जन याद रखना है, बिल्कुल, थोड़ी सी वेव थ्योरी आनी चाहिए वेव लिखने के लिए, ट्रांसवर्स वेव लिखने के लिए। इवन आप इंटरफेरेंस वगैरह भी इसके अंदर देख सकते हैं, क्लब हो जाता है इसी के अंदर। हाँ। तो देखिए कहाँ से है सर, एप्लीकेशन ऑफ मैक्स वेल बराबर ही है सर। 4, 3, 5 एनर्जी डेंसिटी इंपॉर्टेंट मानते हैं सर, ये लगातार हर साल ही आ रही है। एनर्जी डेंसिटी आती है, इंटेंसिटी एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं, है ना, और जो इसमें वेव इक्वेशन होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट है उस पे कभी-कभी एक थ्योरेटिकल या 2 क्वेश्चंस फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वही पूछते हैं ठीक हमेशा। है, और EM वेव का ठीक है, सिंपल वेव स्पेक्ट्रम ऑफ ये पूरी की पूरी थ्योरी है, वो आप टेबल एक बार याद देख इसके जाना। अंदर NCERT का जो पार्ट है ना, जो यूज है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड कहाँ यूज हो रही है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एक्सरेज का क्या यूज है, पर्टिकुलरली माइक्रोवेव्स जो है वो कहाँ पे यूज हो रही है, रेडियो वेव्स कैसे यूज हो रही है, सोनार में क्या यूज हो रहा है, ये सारी चीजें थोड़ा सा यूज आप देख के जाना। इसमें ना मैच दो कॉलम आ रहे हैं सर। हाँ, मैच दो कॉलम मतलब कि यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे कि कौन कौन सी रेज हैं, यहाँ पे उनके यूजेस, एंड यू कैन मैच। अगर 2-3 का ही पता होता है सर, सही आराम से ज्यादा डाइसी ऑप्शन वो बनाते भी नहीं है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं तो इसको महत्वपूर्ण मानूंगा, ट्रांजिस्टर हट गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा खुशखबरी चैप्टर हो गया अभी बच्चों के लिए, और ये सिंपल सी बात है। इसके 2 सेगमेंट कर लो सर। एक है आपके डायोड से रिलेटेड चीजें, जिसके अंदर जेनर आ जाएंगे, जिसके अंदर फोटो डायोड आ जाएंगे, जिसके अंदर इसका ब्रेकडाउन, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा बार इसका सर्किट ब्रेकडाउन का क्वेश्चन VZ ब्रेकडाउन वोल्टेज पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और सर दूसरा पार्ट
ये बुलियन अलजेब्रा, और उसमें भी क्या है लॉजिक गेट की ही बस बात होती है, तो लॉजिक गेट आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा कि 2023-24 में भी जो वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उससे भी आसान सवाल। हाँ, आप देखिए जेनर डायोड के पहले अच्छे सवाल पूछे गए और हैं मजेदार क्वेश्चंस। हाँ इसमें अपन ने एक क्वेश्चन को याद है सर, अपने एक एक्सरसाइज हुई थी जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैट जीपीटी ने जो सवाल सॉल्व करके दिया था, हमने उसको गलत भी बोला था बिल्कुल कि उसका सोल्यूशन गलत ये है। अभी जेई मेंस 2025 के अंदर ही सेकंड शिफ्ट का पहला पेपर था, आई थिंक सो। नहीं, आपका तीसरा था। हाँ, 23rd शिफ्ट का। हाँ, 23rd जनवरी का पहला पेपर। जी तो उसके अंदर एक क्वेश्चन में एरर थी क्योंकि उन्होंने डायग्राम में थोड़ी सी गलती कर दी थी, वो आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। हाँ। ठीक है, मोशन के चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ठीक है अगर नहीं भी मिलता है ज्यादा ढूंढने का और भी उसमें टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन पढ़ें जरूर। जब हमारे यहाँ पर भी इसका डिस्कशन होगा रीस्टार्ट 2.2 में भी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स कवर होगा तो आप उसको बिल्कुल पढ़ो। बहुत ही आसान सवाल आ रहे हैं, मतलब सीधे सीधे कि एंड गेट क्या है और गेट क्या है, अगर आपको सीधे सर्किट पता है तो देखते भी हो जाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, मतलब मस्ट है, आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। आगे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेरी वेरी लेंथी चैप्टर। बिल्कुल सही। ठीक है, इसको कहानी के रूप में पढ़ो आप। क्या कहते हो सर, पॉइंट चार्ज की कहानी में भी ऐसा सीक्वल्स आएंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, फिर पोटेंशियल चलेगा, फिर एनर्जी चलेगा। तो लेकिन सही बताएं तो टफ नहीं है सर, सारे मैंने देखे सर। डाइपोल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। आप यहाँ पे डाइपोल के क्वेश्चंस देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए आप सर, 6 क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं इकलौते। टोटल 12 क्वेश्चन, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका रिवीजन करवा चुके हैं रीस्टार्ट 2.2 पर, और आगे भी मैराथन वगैरह लॉन्च होगा, तो आप बिल्कुल इस चैनल से बने रहें और देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, करना जरूरी है। ओके, चलिए सर आगे। चलिए, इसके बाद है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जिसमें हम स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बातें करते हैं, स्फीयर प्रॉब्लम्स हैं, गॉस लॉ होता है। उससे इस बार इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर फिर भी आप देखिए कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो 3 सवाल तो गॉस लॉ से फंसा है, और स्फेरिकल का 1 सवाल यहाँ पे फंसा हुआ है। गॉस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जी, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है अपन को, है ना? हाँ, ठीक है सर। ठीक। नेक्स्ट है एरर्स। ठीक है, एरर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हालांकि क्या है कि उसमें भी ना बहुत सारे तरीके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल हमको देखना है कि भाई एरर जुड़ती कैसी है, सबट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में बात कर लेगा। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर सब लोग जानते हैं सर, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड इनके लीस्ट काउंट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे हर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ हो गई। और सिंपल पेंडुलम का तो एक क्वेश्चन तो इनका ऑलमोस्ट फिक्स रहता ही है, t = 2π√L/g वाला टाइम पीरियड। हाँ, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के बात ये करने लायक सवाल है। सर्ल्स मेथड या यूवी मेथड पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा परेशान मत होइए। ये पूरा के सिलेबस है। सिलेबस के अंदर हम पर्टिकुलरली इसीलिए आपको गाइड करने के लिए हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें अपन को कहाँ से मिलने वाली हैं। ठीक, अगला है फ्लूइड्स। इस बार सवाल है, एक क्वेश्चन तो फ्लूइड्स का आता ही है। फ्लूइड्स और सरफेस टेंशन का मिला के भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों कहाँ से आए हैं। बर्नौलीज इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक इजी पार्ट है। ये दोनों ये सर मैं तो एक ही मानता हूँ, एक ही है। ये डायनेमिक्स का एक हिस्सा है, इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना ये नहीं लगा पाएंगे, ऐसा कुछ रहता है। फोर्स ऑन द साइड वॉल या आर्किमिडीज बायनेंसी प्रिंसिपल पे 2 क्वेश्चन हैं जो कि इजी क्वेश्चंस आए थे बिल्कुल। अगर हम प्रेशर वेरिएशन, मैनोमीटर, पास्कल्स लॉ के क्वेश्चन आते हैं, मैनोमीटर का उतना कोई खास चीज पूछी नहीं आती। मे बी केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में यूज हो सकता है, पूछी जाएगी। तो कुल मिला के बात है ना कि बर्नौली में जितना बच्चे परेशान होते हैं, आपको एकदम सिंपल एप्लीकेशन उसकी देख के जानी है। सिंपल एप्लीकेशन, ज्यादा टफ सवाल तो कहीं नहीं पूछा गया। ना ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन। मैंने कहा ना, सिलेबस कवर करके जाना है। हाँ जी, सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, नोट्स पूरे कवर होने चाहिए। ठीक है, मोशन इस बार का जो सबसे हाई वेटेज जो चैप्टर रहा है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसके लास्ट 2 सालों में इतने क्वेश्चंस नहीं बने हैं। 4 क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चंस आए हैं कई बच्चों के। आप देख भी सकते हो 6 into 4, राइट। तो हर शिफ्ट के अंदर आप एवरेज बिठाएंगे तो 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप देखिए 24 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्रिटिकल एंगल से इस बार उतने सवाल नहीं पूछे गए, वरना तो सर क्रिटिकल एंगल से भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तो अभी भी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मिरर, लेंस के लिए तो सिल्वरिंग बिल्कुल- ऑफ लेंस। हाँ लेंस के इस बार अच्छे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वाला टॉपिक आप एक बार ना अच्छे से देख के जाना। सिल्वरिंग ऑफ लेंस वगैरह में, जिसमें लेंस प्लस मिरर का हाँ जो कॉम्बिनेशन होता है ना बेटा, क्योंकि इस बार और सवाल भी अच्छे आए हैं, कैलकुलेटिव थे, तो है ना। यहाँ पे आप जितने भी जनवरी के क्वेश्चन है वो एक बार देख के जाना, उनसे मिलते जुलते सवाल मुझे लगता है पक्का वापस आएंगे। ये रास्ता देखो, सिल्वरिंग ऑफ, ओहो 5 क्वेश्चन इधर है और साथ ही यहाँ पे 12 मेथड बहुत ही रेयरली यूज करते हैं, मेनली तो इस पर ही क्वेश्चंस आए थे। सिल्वरिंग है, पावर पे भी सर इस बार क्वेश्चन पूछे हैं। पावर के भैया देख के जाना। प्रिज्म के इजी क्वेश्चंस आए हैं, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस का और आसान था। ये स्नेल्स लॉ या फिर अपरेंट डेप्थ की, ये भी एक इजी क्वेश्चन से रहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का एक जो सवाल आया था बहुत ही ज्यादा भारी, जिसमें एक्सेलेरेशन उन्होंने इस बार पूछा था, हाँ तो वो तो थोड़ा सा लेंथी था ही। ओके ठीक है, चलिए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा एक चीज आप देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन नहीं है। हाँ ठीक है, इन लास्ट के साल 2 साल में भी सर बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन पूछे माइक्रोस्कोप गए हैं। टेलीस्कोप लगभग आ ही नहीं आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप मेरे हिसाब फॉर्मूले से तो देख ही जाना। ठीक है। हाँ कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव कब अपन को बड़ा रखना है, छोटा रखना है, इसके बारे में ध्यान रखें। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आई थिंक 12 थे, इलेक्ट्रो 2 में आई थिंक 5 थे, और ये ग्रेविटेशन एक जैसे ही चैप्टर्स हैं सारे के सारे। इसके अंदर सर्कुलर के पार्ट थोड़ा ज्यादा यूज हो जाता है बस। तो आप सर्कुलर मोशन के बाद ही ग्रेविटेशन कर सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रो के कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो। सवाल इसमें भी एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर जियो स्टेशनरी। हाँ, केपलर के नियम सब लोगों को पता होने चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं, केपलर के नियम नहीं पढ़े तो फिर क्या मतलब रह गया, है ना। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब लोग को आता है मेरे हिसाब से। ये आपका इलेक्ट्रो 1 आता है तो ये सवाल आपका बन जाएगा, और ये हल्का फुल्का वेरिएशन लगा दोगे अप्रोक्सीमेशन, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इलेक्ट्रो वाला पार्ट जो है इसके अंदर वैसे कम यूज किया है। इसके अंदर अगर देखें ग्रेविटेशन का जो प्योरली सैटेलाइट वाला पार्ट है, उसका ये यूज ज्यादा। और आप देख लो कि 4 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सर्कुलर यूज हो चुका है, तो ऐसा मत छोड़ना कि सर्कुलर को छोड़ ही दिया। हाँ, नहीं सर्कुलर के बिना आप ग्रेविटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अगला है हीट वन। हीट वन में सर अपन जो पढ़ाते हैं वो होता है कैलोरीमेट्री जी बिल्कुल, प्लस कंडक्शन है एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन कैलोरीमेट्री के पार्ट से सब 3 प्रॉब्लम है। हाँ जी, और कंडक्शन वाले पार्ट से भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जो क्वेश्चंस है वो एक्चुअली रेडिएशन से रिलेटेड वाला पार्ट है। हाँ, रेडिएशन से रिलेटेड वाला पार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो सिलेबस से ओमिट कर दिया गया था। वो इस स्टीफन के साथ में है, स्टीफन के साथ है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं था, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ था, तो वो आराम से डूएबल क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसको मैं इसलिए ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूँ सर, क्योंकि ये तो आपके केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पार्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर भी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये 18 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, और साथ में केमिस्ट्री में भी आराम से 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आराम से बने होंगे गैसियस स्टेट से भी। जी तो वो आप ये देख सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन कितने आसान है। गैस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर तो हर जगह से ही पूछे हुए हैं। लेकिन सर ये वाला जो है, जो कि हम भी काफी समय लेकर पढ़ाते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना। प्रोसेसेस और वर्क डन, इसके अंदर किस तरह के आपके आइसोथर्मल, एडियाबैटिक सब पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, और आगे और बाकी तो सर जो है एंट्रोपी वगैरह देखिए लिखना तो पड़ता है, क्योंकि सेकंड लॉ से रिलेटेड है। हालांकि एंट्रोपी को उन्होंने टच नहीं किया है। सीपीसीवी भी जो है यहीं से मिलता जुलता है। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो ग्राफ जब अपन बनाते हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो अपना एफिशिएंसी होता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर अपन इसमें बात करें तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस आप करके देखे जाना, है ना। ज्यादा मुश्किल सवाल तो यहाँ पे भी नहीं मिला हमें। काइनेमेटिक्स हमेशा से ही पूछ रहा है। काइनेमेटिक्स एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एनएलएम फ्रिक्शन से पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आता है सर कि उसको उतना वेटेज नहीं मिलना चाहिए, एनएलएम फ्रिक्शन को ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाला है। पेपर सेटर जो है वो चाहते हैं कि आपको काइनेमेटिक्स का पार्ट आना चाहिए, जो कि बेसिक मैथ्स प्लस फिजिक्स मानी जाती है। बिल्कुल, ठीक है। तो एडवांस का भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ग्राफ की भी क्वेश्चंस कम आ रहे हैं अब तो। ठीक है, पहले तो क्या काफी बच्चों ना ग्राफ में प्रॉब्लम रहती है कि है ना सर वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन
देखेंगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला बेस्ड है, उसके अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन भी डाल देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन उतना नहीं है सर, उतना नहीं है, रेयरली पूछते हैं। 10 सालों में 2 बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल आया होगा। अब बच्चा सबसे ज्यादा कहाँ परेशान होता है, रिवर बोट या रेन वैन? हाँ देखो मुश्किल से एक सवाल है यार, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 250 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आया है। हाँ ठीक है, जिसमें और आप ज्यादा आपको लगता है कि यार ये नहीं आता तो मुझे काइनेमेटिक्स वीक है। वेरी टफ प्रॉब्लम करनी है, कोई ऐसी अभी आवश्यकता नहीं पड़ी है। जो एडवांस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो साथ साथ प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, उनको भी ऑल द बेस्ट। ठीक, लेकिन जेई मेंस का एनालिसिस देखें तो रिवर बोट और रेन वैन में फाड़ के रख देनी है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आया तो भाई फाड़ दो, तोड़ दो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, है ना। अच्छा, एग्जाम पूरा करने के बाद। हाँ, एग्जाम पूरा करने के बाद। चलिए अगला सवाल, मैग्नेटिज्म बताइए सर। मैग्नेटिज्म हमेशा से इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है सर। अगर अपन 12th का देखते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ईएमआई, इससे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं सर। अगर मैं आपको रेशो बताऊं ना तो 60% प्लस पार चला गया है सर 12th इस बार ना? इस बार 12th जो है वो 60% पार चला गया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स देख रहे हो, भर के क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भर के क्वेश्चन, करंट कैपेसिटर के भर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद ईएमआई और ईएम वेव के भर के क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, अभी उनको भी आने दो, हमारे वगैरह भी आने वाले हैं। अभी तो हमारा मॉडर्न आना बाकी है, ये सब 12th का है। तो ये तो हमको करना ही है ना। ये तो बिल्कुल है, ये नहीं बोला जा सकता सर छोड़ के चले जाए, नहीं। अच्छा, अगर वीक है आप बिल्कुल अब मोशन के ऐप से कर सकते हैं, मोशन के चैनल से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया रिवीजन चल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे जो इजी चैप्टर लगता है मुझे वो मैग्नेटिज्म ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल अंदर से ही फील आती है कि हो ही जाएगा, ज्यादा फंसाने का इसमें स्कोप नहीं है। इसमें बस कहीं ना कहीं पे बच्चों को क्या होता है कि मैग्नेटिज्म के अंदर 3D में जो सोच पाना, कंफ्यूजन, हाँ कंफ्यूजन वहां भी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करवाना। ठीक है, तो इसको ना 2 हिस्सों में तोड़ दो अपने दिमाग। मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले प्रॉब्लम अलग होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको बेटर एक फीलिंग आएगी। देखें कहाँ से आए। एम्पियर लॉ इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट समथिंग, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैरा डाया फेरो केवल इस बार तो 2 पेज की थ्योरी एनसीईआरटी के पढ़ लेना। ठीक है, और ज्यादा पूछा भी नहीं है इस बार तो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इसके क्वेश्चंस तो आते ही है। मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, सोलेनॉइड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके सर्कुलर लूप से भी करना है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज एंड करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये मेन सेगमेंट है सर। ठीक है, ये मेन सेगमेंट आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर टोटल मिला के मतलब आप देखो कि ज्यादातर जो सवाल हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन में ही काम में आता है। तो 3 3 6 और ये हो गए अपने सर 12 क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के हैं। और टॉर्क और मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से कम पूछे गए इस बार। ये देखिए 2 ही सवाल पूछे गए हैं। लेकिन कब ये ट्रेंड बदल जाए, मैं आपको इसमें डिस्क्लेमर देता हूँ। कब ये यहाँ पर 3 की जगह 2 हो जाए और वो ऊपर नीचे 3 हो जाए। आपको नहीं पता ना आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन फंसेगा। पूरा ओवरऑल चैप्टर सर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। हालांकि आसान सवाल ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक। अगला है मॉडर्न वन में आप देखिए यहाँ पे फोटोन की थ्योरी हम पढ़ाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद बोर मॉडल आ जाता है, मैटर वेव्स पढ़ाते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सकते हो, एक्सरे तो सिलेबस के बाहर एक इम्पोर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डायरेक्ट 7 प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही आसान, छोटा, ये अपने आप में एक चैप्टर माना जा सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका एक सब डिवीजन पार्ट है, लेकिन ये अलग से चैप्टर मान लोगे और ये केवल 5 पेज का चैप्टर है। बस इसकी अगर तुमने ढंग से थ्योरी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिया, थोड़े बहुत सवाल कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, बेटा इसमें 100% एक्यूरेसी आती है बच्चों की। 7 तो भैया पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट से 4-5 सवाल थे, इसमें अकेले 7 सवाल आ रहे हैं। इसमें आप देखो अकेले बोर्स एटॉमिक मॉडल में 6 क्वेश्चंस हैं और ये केमिस्ट्री में भी है, तो डबल फायदा है आपको। तो यहाँ पे भी नंबर, वहाँ पे भी नंबर। इसमें ज्यादा अच्छा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट तो हट गया है ना। ठीक है, ये तो हटा दो बेटा, ये इसलिए आपको प्रोवा करने की जरूरत बाकी रेडिएशन पर सवाल आए, मैटर वेव्स से डीप ब्रोगली पे भी इस बार कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो मॉडर्न 1 तो भैया इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न 2 से जैसे कि हमेशा कमी क्वेश्चन आते हैं। इसमें मतलब बाई चांस फंस गया तो फंस गया किसी के, है ना, वरना तो कमी है। और इसमें बस थोड़ा बहुत मैच द कॉलम वगैरह से रिलेटेड भी कर देते हैं, कब अल्फा डीके होता है, कब बीटा डीके होता है। ठीक है, इतना हालांकि इसमें इस बार स्टैटिस्टिकल लॉस से कुछ उन्होंने पूछ लिया था, ये हटा तो दिया था। हाँ, लेकिन बाकी उसमें इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी, ठीक। चलो, रोटेशनल मोशन बच्चों को जिसके डरावने सपने आते हैं। सेंटर ऑफ मास के साथ साथ में रोटेशन मोशन क्लब करें तो सिर्फ 30 के आसपास के क्वेश्चंस बन जाते हैं उनके। ठीक है, ये एक अपने आप में एक मोटा सेगमेंट है जिसके अंदर सर एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन 3 देखने को मिले।
और CTRM CTRM जो कि लगातार हर साल आ रहे हैं सर। आ रहा है, आता है। रोलिंग के तो फॉर्मूले रट के चली जाइए कि रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपन रोलिंग कर एक्सेलरेशन रहे हैं, कितना होगा, एक्सेलरेशन जो है आपका जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² रेडियस ऑफ गायरेशन से MOI जो है, कैविटी प्रॉब्लम सर बहुत पूछे गए हैं, कैविटी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस आए हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स भी काफी पूछे गए थे। हाँ। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, जब हमने इंटरव्यू भी लिया था, जब बच्चे बाहर निकले थे, उन्होंने बताया सर नोट्स के सवाल आ रहे हैं। नोट्स के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, नोट्स के सवाल आ रहे हैं। मतलब वो स्फीयर और डिस्क को खोखला करने के ऊपर उठ ही नहीं रहे हैं। सिंपली टॉर्क = I अल्फा के सवाल आ रहे हैं, कर लोगे आराम से। तो रोटेशन जिस हद तक एडवांस एक्सप्लॉइट करता है, जेई मेन में तो बहुत ही एकदम आप ये मान के चलो कि क्लास इलस्ट्रेशंस ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उतना डरावना नहीं है जितना आपको लग रहा है। बिल्कुल ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, 14 है तो हर शिफ्ट में 1-1.5 क्वेश्चन तो फंस ही रहा है इसका। बिल्कुल। नेक्स्ट है SHM और वेव्स को साथ साथ वेव्स भी एक बार दिखाओ आगे। मेरे हिसाब से साउंड वेव्स के 2 क्वेश्चंस हैं। वेव में इस बार कम है सर, उसमें एक ही क्वेश्चन है, 1 या 2। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर SHM और वेव्स को अपन क्लब करते हैं, टोटल ऑसिलेशन को क्लब करते हैं अपन 10 से 12 मान लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 क्वेश्चन जो है, किसी के 1.5 तो नहीं बोलेंगे, कभी 2 आ गया, कभी 1 आ गया, किसी के पास आया ही नहीं आया, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो SHM में आपको जो समझना है वो ये है, SHM में डर लगता है जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम का टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। पर बच्चों यहाँ पे जितने भी सवाल आए हैं, या तो वो काइनेमैटिक्स के सवाल हैं, वेलोसिटी देके एक्सेलरेशन पूछ लिया, पोजीशन SHM पूछ के ली, अंदर बेटा V लिखना आना चाहिए, X लिखना आना चाहिए, A लिखना आना चाहिए, इनमें आपस में और इनका टाइम के साथ जो रिलेशन है, फेज वगैरह, वो आपका आना चाहिए, आपका SHM नहीं अटकेगा। पेंडुलम का भी सिंपल पेंडुलम का सवाल था, आसान। साउंड वेव में डॉपलर हट चुका है, तो मेरे ख्याल से वो भूल ही गए, इसको बहुत ही कम सवाल पूछते हैं आजकल। अगर साउंड वेव में डॉपलर रहता है तो 70% प्रोबेबिलिटी होती थी पिछले सालों में कि डॉपलर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एडवांस 70% ऑफ द सिलेबस ही हटा दिया, ये मान के चलो आप। एकदम छोटे छोटे टॉपिक से बन गए। अब मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहता, एज अ टीचर नहीं बोलना चाहिए मुझे। अगर किसी को साउंड वेव नहीं करना है, मान लेते हैं कि भाई उसको नहीं, मैं तो 95% ऑफ द चैप्टर्स करके जाना चाहता हूँ, तो भाई तुम फिलहाल के लिए उसको केवल फॉर्मूले याद कर लो। ठीक, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में डीप इसमें भी ना सर 2 ही जगह से क्वेश्चन आता है, एक तो स्पीड ऑफ द वेव या वेव इक्वेशन से, बिल्कुल, और दूसरा आएगा हाँ, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा ना, वो यहीं से आएगा, स्टैंडिंग वेव ऑर्गन पाइप्स। हाँ, बिल्कुल। हार्मोनिक्स और ओवरटोन का तुम्हें डेफिनेशन और नॉमेनक्लेचर उनका पता होना चाहिए। रेजोनेंस ट्यूब से आ एक्सपेरिमेंट सकता है, क्विंक्स ट्यूब से क्वेश्चन नहीं आता है, कुंस ट्यूब से क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये बहुत रेयर है बेटा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है। आगे पहले मैं वेव्स का बता देता हूँ। वेव्स इधर है, चलो बाद में देख लेते हैं। ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन विस्कोसिटी। फ्लूइड के 6 सवाल थे, फ्लूइड के 6 सवाल थे, और यहाँ पे आप देखो इससे ज्यादा सवाल आए 8। बिल्कुल आते हैं। हाँ, अगर हम केवल सरफेस टेंशन और अगर फ्लूइड को ही देख लें, विस्कोसिटी को भी नहीं देखें, तो सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आने की प्रोबेबिलिटी तुमको कम है। बिल्कुल सही बात है। बबल के जो गिने चुने 3-4 फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले, वहां से सवाल आएगा। स्टोक्स लॉ बिल्कुल पढ़ के जाना है। बिल्कुल, टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ, यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, ठीक। अगला है बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशन। सबका फेवरेट चैप्टर है, सबका फेवरेट चैप्टर है ये। 14 क्वेश्चन। यूनिट्स एंड डायमेंशन एक बार पढ़ लिया, कभी भूलता नहीं इंसान। मतलब बोर्ड जो पढ़ के आया ना, वो बच्चा भी यहाँ पे क्वेश्चन करके आएगा। ठीक है, इस पे तो एकदम टोटली टिक करना है। डायमेंशन एनालिसिस, यूज ऑफ डायमेंशन, सब इंपॉर्टेंट छोड़ना ही नहीं है। तो बहुत ही आसान सवाल है, क्या ही बोले, सबसे जल्दी कवर हो जाता है। हाँ, वेक्टर एंड कैलकुलस, ये जब 12वीं की गणित पढ़ लोगे, वेक्टर पूरी कर लोगे, तो ये तो हो जाएगा। सही है। हाँ जी, अगला है वेव ऑप्टिक्स। क्वेश्चन जो है इसमें प्रकाश डालें। क्वेश्चन अगर देखे जाए तो इसके ऊपर YDAC से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अच्छा, YDAC में भी उन्होंने ज्यादा क्रिएटिव होने का बचा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे जो है इधर हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो सिंगल स्लिट के सवाल हैं या पोलराइजेशन के सवाल हैं, यहाँ से पूछ लेंगे। अच्छा, पोलराइजेशन में 2 ही सवाल, 2 ही उस पे, एक तो ब्रूस्टर लॉ या फिर मालूज लॉ। पोलराइजेशन के अंदर भी आप 80-90% देख लेना, मालूज लॉ ही पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ब्रूस्टर से इक्का दुक्का सवाल मुझे दिखता है सर। ठीक है, तो मालूज लॉ तो भैया पक्का कर जाना, आएगा सवाल तो बन जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद जो है वेव फ्रंट इज सिंपल, डेफिनेशन के हिसाब से वो पूछ सकता है, इंटेंसिटी पूछ लेगा। बिल्कुल। ठीक है, और YDAC से बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है, बहुत लिमिटेड वैरायटी। बेटा फ्रिंज वेट पता होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर आते हैं, अलग अलग के वेवलेंथ के जो अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट्स देते हैं उनके कहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है। ओवरलैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, ओवरलैपिंग के आते हैं, आपके मैक्सिमम कहाँ ओवरलैप करेंगे, बाइक्रोमेटिक लाइट फेंक देंगे, आई मैक्स आई मिन की रेशियो निकलवा देंगे।
ठीक है, ठीक, थिन फिल्म एकदम के एकदम फिक्स क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू करके चले जाओ, काम हो जाएगा। अच्छा, वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म नहीं पूछता, नहीं आता। बिलेट वगैरह नहीं पूछता नहीं आता, है नहीं ना, आता। तो इसके बारे में लॉर्ड्स मिरर नहीं पूछता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास वेव। वेव, जैसे कि आपने कहा था कि वो जैसे साउंड और साउंड वेव की थ्योरी ना एक जैसी होती है, तो उसको एक जैसे ही मान लेते हैं। हाँ, ठीक है, पर्टिकुलरली इसकी जो थ्योरी का एप्लीकेशन ना वो वेव ऑप्टिक्स में कर दिया इन्होंने। हाँ, तो ये देखो बेटा, ये क्लब करेंगे ना, 4 चैप्टर। हाँ हाँ, एसएचएम, हाँ, वेव्स, वेव्स, साउंड वेव्स, हाँ साउंड और वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स, एक जैसी थ्योरी चलती है पूरी, ठीक है। बिल्कुल सर। तो वेव ऑसिलेशन के साथ 6 सवाल उधर थे, वेव आई ऑप्टिक्स थिंक के 9, लगभग सभी टॉपिक्स हो गए हैं। 4, ठीक है, शायद मॉडर्न भी हमने कवर कर लिया वर्क था। एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर जो सर्कुलर के साथ में क्लब साथ में करके चलता काफी है। क्वेश्चंस हाँ। आते हैं। देखो आप, वर्टिकल BCM के सर्कुलर 3 मोशन हैं। के 3 क्वेश्चंस है, ये ले गया काफी ज्यादा हिस्सा, तो सबसे ज्यादा यही लेकर ले गया, और सर ये रहा फिर 3 क्वेश्चन, वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स का तो हर कोई जानता है, एरिया अंडर द ग्राफ वगैरह में, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन सबको निकालना आता है। हाँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर स्कोरिंग चैप्टर है, हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग चैप्टर किसी को बनाना है और उसके अंदर 11th का पोर्शन पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग करना है, वर्क एनर्जी पावर करो, सेंटर ऑफ मास कोलिजन करो, रोटेशन का अगर केवल नोट्स से के बाद पीवाईक्यू भी कर लोगे, वो केवल जेई मेंस के काम हो तो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फ्लूइड और सरफेस टेंशन में सरफेस टेंशन को थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है पर जल्दी उसको कर ले हो जाता है। और हीट जरूर पढ़ के जाए। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, और केमिस्ट्री बेटा में इसी से ही तुम्हारा ना 40% ऑफ द मतलब बोल सकते हैं जो भी आ रहा है वो कवर हो रहा है। काइनेमेटिक्स आप कवर कर लोगे, बिल्कुल आपके ऊपर हमको यकीन है, खुद पर आपको यकीन होगा कि आप ये कवर कर सकते हैं। और 12th पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद यही लास्ट टॉपिक आखिरी है सर। हाँ जी, यस। सो एनालिसिस बहुत ही ज़रा डिटेल में किया गया है। इस चैनल से रिलेटेड बने रहना है आपको, हमारे साथ बने रहना है। कॉन्फिडेंस जो हम आपको दे रहे हैं उससे भी काफ़ी अच्छी एनर्जी जनरेट होती है, अकेले अकेले तन्हा नहीं जिए। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से ना, कि क्योंकि अगर कोई बच्चा केवल ऑनलाइन पढ़ रहा है ना, हाँ, तो वो बंद के रह जाता है, उससे कोई बात करने वाला नहीं होता है। कंपटीशन भी नहीं दिखता ना, उसे पता नहीं है कि आज उसने सोचा चलो आराम कर लेते हैं, आलस कर लेते हैं, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि उसके पास वाला अभी भी पढ़े जा रहा है। हाँ, और आप है ना कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पे रेस्पॉन्स किया जाता है। तो उससे एक अच्छा ह्यूमन कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, मोशन लगातार आपके पर्टिकुलरली आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए नए नए यहाँ पर आपके वीडियोस लेकर आ रहे हैं, रिवीजन के लिए लेकर आ रहे हैं। 2025 के जेईई मेंस के पेपर पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप कर सकते हैं। मेमोरी बेस भी हैं, और उसके बाद भी हमने पूरे पेपर्स को रात के 4-5 बजे तक जैसे ही लॉन्च किए थे सर। मोशन पहला इंस्टीट्यूट था हाँ, जिसमें पेपर आते ही लाइव एकदम रात के 3-4 बजे तक सारे पेपर्स हम सॉल्व करके करवा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमको याद है। हाँ। ठीक है, सब लोगों को याद है, पूरी मोशन की टीम को वो लम्हा याद है। लेकिन वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमने मेहनत करी है। मेहनत का जब बोल सकते हैं जो रिजल्ट आता है कि बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत एक्साइटेड होते हैं पेपर को देखने के लिए, और ये फीलिंग ही आपको लेकर आनी है कि यार मैं मेहनत करूंगा, उसका बढ़िया रिजल्ट निकलेगा। बस यही तो खुशी होती है। पढ़ाई के अंदर खुशी किस बात की होती है? इसी तरह की खुशी होती है कि मैंने मेहनत करी, फिर रिजल्ट आया और मैं मजे करूंगा। हाँ। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बने रहना और मोशन से जुड़े रहना। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो तो भाई हम हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।